हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इस BNSS, दैट इज़ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग थोड़ा समझाना चाहूँगी। एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, प्रोस्पेक्टिव मीन्स prospective laws means those laws which are applicable on future events. Retrospective means those laws which have a backdated effect. So, explaining in simpler language, a prospective law is such law which is applicable upon those events which have occurred on or after the date of its commencement or its applicability at a particular place. On the other hand, retrospective acts or retrospective laws are those laws which are applicable not only on those acts, on those events which have taken place on or after its commencement, but also before its commencement. So, repeating it in Hindi, प्रोस्पेक्टिव लॉज वो लॉज हैं जो उन इवेंट्स पे लगते हैं, उन राइट्स पे लगते हैं, उन ऑब्लिगेशंस पे लगते हैं जो कि उस एक्ट जिस डेट पे, जैसे एक्ट अगर सपोज करें 1 जनवरी को आया है एग्जिस्टेंस में, तो 1 जनवरी के बाद से जितने भी इवेंट्स होंगे, जितना भी उसका सब्जेक्ट मैटर होगा वो अकर होगा, सिर्फ वो लॉ उन पे लगेगा। और उससे पहले 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर पे अगर उसका कोई सब्जेक्ट मैटर अकर होता है तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट्स ये एक्ट्स होते हैं कि सपोज़ आज करिए 1 जनवरी है और आज के बाद से तो जो एक्ट्स हुए हैं, जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर की अकरेंस हुई है, जो भी उसके सब्जेक्ट मैटर से डील करती हुई चीज़ें हैं, वो उस दिन जिस दिन वो कमेंसमेंट में आया है और उसके अगले दिन से उस पर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, पर उससे पहले भी एप्लीकेबल होगा। मतलब 1 जनवरी को तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, उससे पहले भी 31 दिसंबर एंड बैकवर्ड्स भी एप्लीकेबल होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमारे सिंस नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो ये बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि BNSS 2023 प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। चलिए, तो मैं इस चीज़ को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, पर मैं फिर एक लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ कि लॉज सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं। सब्सटैंटिव लॉज आर दोज लॉज विच डिफाइन द राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड ऑफेंसेस, and procedural laws are those laws which give life to these substantive laws. They laid down the guidelines, they laid down the entire procedure or the process by which the substantive laws are implemented. जैसे कि पहले हम पे था IPC, जिसमें हमारे ऑफेंसेस डिफाइंड थे सारे, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट एक्सेट्रा। एंड प्रोसीजरल लॉ था CRPC 1973। एंड CRPC, व्हाट डिड CRPC डू? CRPC implemented those laws. It laid down the entire procedure for the proceedings which had to be undertaken for punishing for the particular offences as defined in IPC and other special criminal laws wherever applicable. तो ये हमारा सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉज का डिफरेंस हो गया। अब हमारे पे IPC नहीं है, अब हम पे भारतीय न्याय संहिता है, और अब हम पे CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं सेक्शन 531 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को रेफ़र करना चाहूँगी। सेक्शन 531 बहुत क्लियरली अपने क्लॉज 1A में ये लिख रहा है, ये रिपील क्लॉज है। रिपील क्लॉज एंड सेविंग्स क्लॉज किसी भी लॉ में अगर लेट डाउन होते हैं, इट डील्स विद जो उस लॉ का प्रीडिसेसर होता है। प्रीडिसेसर लॉ जो उस सब्जेक्ट मैटर पे उससे पहले लॉ एग्जिस्ट करता था, उसका फ्यूचर में क्या स्टेटस होगा, तो रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज इस चीज़ से रिलेट करते हैं। रिपीटिंग द सेम इन इंग्लिश, रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज इज सच अ क्लॉज इन एनी स्टैट्यूट विच मेक्स टू अस क्लियर द फ्यूचर ऑफ द प्रीडिसेसर लॉ ऑफ द प्रेजेंट लॉ। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन है, मैं थोड़ा सिंपलर वे में डिफाइन करूँ तो repeals clause tells us as to whether repeals and savings clause tells us as to whether a particular law
which existed on the same subject matter earlier will be applicable in the future or not, and if applicable then in what circumstances, etc. So A में clearly laid down है, if immediately before the date on which this संहिता comes into force there is any appeal pending, then such appeal shall be disposed of, continued, held or made as the case may be in accordance with CRPC as in force immediately before such commencement as if this संहिता had not come into force. So बहुत clearly यहाँ laid down है कि CRPC has been repealed, but जो ऑलरेडी फाइल्ड अपील्स हैं, ऑलरेडी फाइल्ड एप्लीकेशंस हैं, या जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स एक्सेट्रा चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. दे विल बी कंटिन्यूड एज इट इज़ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अर्स्टवाइल CRPC. सो ऐसे क्लॉजेज, इस क्लॉज का लॉजिक ये है कि जो हमारी पहले ही प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जो अंडर प्रोसेस हैं, उनको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे. जो नया ये लॉ आया है ये आगे सारे उनके लिए एप्लीकेबल है, प्रोसीडिंग्स के लिए. ये पुराने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर ये सिर्फ एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी फाइल्ड के लिए है. जैसे लिखा है पेंडिंग, इट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग. तो अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे कि हम पे एक कोई एग्जिस्टिंग अब केस है, एक मर्डर केस है सपोज करिए. सेक्शन 302 IPC है, पनिशमेंट फॉर मर्डर. मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगी, पर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को मार्क्स मिलने होंगे. ठीक है, सेक्शन 300 में IPC में हमारा मर्डर डिफाइंड था. सो इस केस में हम अगर अज्यूम करें एक कोई केस है, वो IPC के अंडर पेंडिंग था और हमारा लॉ अभी रिसेंटली 1 जुलाई को एग्जिस्टेंस में आया है, तो हम अज्यूम करते हैं सपोज कि 3 जुलाई 2023 को कन्विक्शन होता है मर्डर के केस में किसी एक्स का. इसके बाद ये मैटर के अगेंस्ट जो अक्यूज्ड है, जो अब कन्विक्टेड है, कन्विक्ट को अपील में जाना है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये वाली अपील फाइल होगी सेशंस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, जो सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन कर रहा है, अब ये अपील CRPC में जाएगी या ये अपील BNSS में जाएगी. कन्फ्यूजन आता है इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर ये अपील सपोज करिए कन्विक्शन अगर हमारा इस पर्टिकुलर केस में सपोज करिए कि 10 जून को होता, 10 जून 2023 को हमारा होता, और सपोज करिए कि अपील फाइल होती 15 को. मैं हाइपोथेटिकल डेट्स ले रही हूँ, मतलब रियल डेट्स हैं बट नॉट रिलेटेड टू एन एक्चुअल केस. तो ये अपील फाइल होती CRPC में, क्योंकि तब तक तो BNSS था ही नहीं. पर अब सपोज करिए कि 1 जुलाई आ गया और अब CRPC की एग्जिस्टेंस ख़त्म है और BNSS की है. तो जो ये ऑलरेडी पेंडिंग अपील थी CRPC में, क्या इस पेंडिंग अपील को कोई फ़र्क पड़ेगा BNSS के आने से? आंसर है फ़र्क नहीं पड़ेगा. यही पूरा जो लॉजिक मैंने आपको समझाया है, यही लॉजिक है सेक्शन 531 BNSS का, रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज का, रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज 1A टू बी प्रिसाइज. तो ये लॉजिक है. जो नई अपील्स फाइल होंगी, ऑल न्यू अपील्स विल बी अंडर BNSS ओनली. अब कईयों को ये लग सकता है अगर IPC का केस है तो CRPC की अपील आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है. जो भी प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि ये पर्टिकुलर एक्ट प्रोस्पेक्टिव है. हम हमेशा प्रोसीजरल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव मान के चलते हैं. इसका बहुत सिंपल रीज़न है, जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो अगर चेंज किए जा रहे हैं किसी कंट्री में, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी, कोई मिसचिफ होगी
जिसको रिमूव करने के लिए हमें प्रोसीजरल लॉ चेंज करना है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम को इमीडिएटली हम रिमूव कर सकें या हम थोड़ा जल्दी कर पाएँ, थोड़ा अर्जेंट मेजर ले पाएँ, इसलिए हम हमेशा प्रोसीजरल लॉज हमारे एज अ मैटर ऑफ रूल इन एनी कंट्री इनको हम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ही देते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर स्टैट्यूट में स्पेसिफाइड हो तो बात अलग है। पर तो इस वीडियो का जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने आंसर कर दिया है। हाउएवर मैं ये बात सब्सटेंटिव लॉज के कंटेक्स्ट में एक लाइन कंप्लीट करना चाहूँगी। जो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं, हमेशा फ्यूचर इवेंट्स पे लगते हैं, वो कभी भी पास्ट पे नहीं लगते। कि सपोज़ अगर मर्डर हुआ है, आप सपोज़ करिए कि 29 जून को हुआ है और एफआईआर हमारी फाइल हो रही है और एफआईआर हमारी फाइल हो गई 29 को ही 300 एंड 302 आईपीसी में, पर हमारा ट्रायल आगे चल के क्योंकि बीएनएस आ गया तो 99 और 100 पे नहीं होगा, 101 पे नहीं होगा, क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ है हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। कभी भी सब्सटेंटिव लॉज का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता है। इसका रीज़न है कि एक सब्सटेंटिव लॉ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करता है, ऑफेंसेस की बात करता है, एंड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी हम इनको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इसका हम बिल्कुल ही बेसिक रीज़न अगर निकालें कि एक लॉ होता है और स्पेशली क्रिमिनल लॉ, उसका एक डेटरेंट इफेक्ट होता है, उसमें पनिशमेंट्स लेट डाउन होती हैं और एक पर्सन जब एक ऑफेंस कमिट कर रहा होता है तो ही इज़ ऑट टू नो और ही इज़ सपोज टू नो कि उस ऑफेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो एक बेसिक सी बात है, अगर लॉ चेंज हुआ है तो उसको उस नए लॉ की नॉलेज नहीं हम मान सकते कि होगी जब तक वो लॉ एप्लीकेशन में नया वाला नहीं आया है। सो हाउ इज़ दैट पर्टिकुलर लॉ सपोज टू हैव अ डेटरेंट इफेक्ट ऑन हिम। सो ये रीज़न है कि अगर एक नया सब्सटेंटिव लॉ फ्यूचर में आता है पर एक ऑलरेडी जो इवेंट हो चुका है उसकी एफआईआर हो चुकी है, वो उसी प्रीवियस लॉ के अंडर उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, दैट इज़ आईपीसी इन द प्रेजेंट केस एंड ना कि फ्यूचर का बीएनएस में। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाया होगा। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स भी टेकअप करूँगी। एंड आपको कुछ मेरी वीडियो में ऐड करना हो, कोई आपको सजेशन देना हो, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर मेरे को दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो फॉरवर्ड करेंगे। Please, I would be really thankful to all of you. Thank you so much.